ये इस एग्जांपल्स और जो इस लेक्चर्स के एंड में जो क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो इनकम टैक्स को में प्रोविजंस को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है। अगर केवल थ्योरेटिकल बेस को ही पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। इनकम टैक्स क्लियर और तभी आएगी जब उसके के से रिलेटेड आप प्रॉब्लम्स को करेंगे और प्रॉब्लम्स को समझेंगे, तभी एप्लीकेशन ऑफ लॉ समझ में आएगा, और वही बेस है ये इनकम टैक्स को समझने के लिए। यहाँ पे ये एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन जो सेक्शन 6(1) में जो एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस को डिफाइन है, उसमें जो अभी हमने देखा कि 182 डेज़ का, और आपका जो हमने देखा कि 182 डेज़ फर्स्ट कंडीशन है और सेकंड कंडीशन है 60 डेज़ प्रीवियस ईयर में और 365 डेज़ आपके आपके प्रीसीडिंग 4 इयर्स में। इस कंडीशंस जो हमने देखी अभी, ये बेसिक कंडीशंस हैं दोनों। तो इन दोनों बेसिक कंडीशन में कुछ एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शन क्या क्या है, ये जो 60 डेज़ का क्राइटेरिया है, ये 60 डेज़ का क्राइटेरिया दो केसेस के अंदर ये 60 डेज़ का क्राइटेरिया को 182 डेज़ का क्राइटेरिया में हमको कंसिडर करना है। कौन कौन से दो केसेस हैं जहाँ पर दो इंडिविजुअल पर्सन के लिए ये क्राइटेरिया को चेंज है कि वो 60 डेज़ की जगह अगर वो 182 डेज़ ही इंडिया में रहेगा तो ही वो रेजिडेंट माना जाएगा। एक है अगर वो सिटीज़न ऑफ इंडिया जो कि इंडिया से बाहर जाता है, आउट ऑफ इंडिया जाता है एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ इंडियन शिप, यानी कि किसी भी इंडियन शिप के क्रू मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रू मेंबर के रूप में अगर वो इंडिया से बाहर जा रहा है, किसी भी इंडियन शिप की फॉरेन बाउंड इंडियन शिप के क्रू मेंबर के रूप में अगर वो इंडिया से बाहर जाता है, तो उस केस में जो 182 डेज़ प्रीवियस ईयर में अगर वो इंडिया में स्टे करेगा तो ही वो रेजिडेंट माना जाएगा। अगर यहाँ पर अगर आप देखो इस 162 डेज़ की जगह 60 डेज़ की जगह 182 डेज़ अगर होता है, तो वो कंडीशन 1 और 2 अगर आप साइमल्टेनियसली लोगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो 182 डेज़ होने पर ही, यानी कि इसको तो टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, 182 डेज़ होते ही तो ये कंडीशन 1 बेसिक कंडीशन फर्स्ट ही एप्लीकेबल हो जाएगी, तो वो रेजिडेंट हो जाएगा अगर इससे ज़्यादा वो इंडिया में रहता है। तो अगर इससे कम रहेगा तो क्या होगा, वो इंडिया में रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। सेकंड पर्सन है अगर कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर जाता है प्रीवियस ईयर में, उस केस में भी ये 60 डेज़ की जगह 182 डेज़ काउंट किया जाएगा। अब पॉइंट आता है कि जो एक क्रू मेंबर है किसी शिप का, फॉरेन बाउंड शिप का, इंडियन शिप का, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। यहाँ पॉइंट नोट करना कि वो एक तो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए और वो किसी इंडियन शिप जो फॉरेन बाउंड इंडियन शिप है उसका क्रू मेंबर होना चाहिए। तो वो क्रू मेंबर का जो पीरियड ऑफ स्टे इंडिया में है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो किस तरीके से उसका स्टे आउट ऑफ इंडिया हम मानेंगे कि कितने टाइम तक वो शिप के साथ में बाहर रहा। तो उसके लिए हमारे क्या होता है कि हम उसकी एलिजिबल वॉइस में दो डेट अगर वहाँ पे डाली जाती हैं, एक होती है वो डाली जाती है, एक उसमें कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है जिसमें जब वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है, यानी जिस दिन वो शिप को ज्वाइन करता है, वो डेट उसकी कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एंटर की जाती है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसी तरीके से जब वो शिप्स को साइन ऑफ करता है, या जो उसकी जो वॉइस जो है उसकी जो जर्नी है वो एंड होती है, तो डेट ऑफ साइनिंग ऑफ कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में भी एंटर की जाती है। तो इन दोनों का के बीच का जो पीरियड होगा, उस पीरियड को हम एक्सक्लूड कर देंगे कि वो इतने दिन तक इंडिया में नहीं था। यहाँ पे ध्यान रखना कि एलिजिबल वॉइस क्या होगी। एलिजिबल वॉइस जो होगी उस शिप की, वो होगी जो इंडिया के किसी पोर्ट से ओरिजिनेट होगी, आपको इंडिया के किसी पोर्ट से ओरिजिनेट होगी, और उसका डेस्टिनेशन जो है वो एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए।
यानी कि ऐसा नहीं होना कि वो यहाँ से ये चेन्नई से स्टार्ट हुआ और इंटरनेशनल वाटर में गया, जैसे कई शिप्स होती हैं जाती हैं वो टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई सी घुमाने के लिए, और वो हाई सी के अंदर जो है कुछ दिन स्टे करती हैं अपने टूरिस्ट के साथ में, और उसके बाद में वो रिटर्न टू, अगर मान लो वो मुंबई पोर्ट पे आ जाते हैं, तो क्या ये एलिजिबल वॉइस होगी? ये नहीं होगी, क्योंकि उनका डेस्टिनेशन जो है वो होगा एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। वो इंटरनेशनल वाटर में जा कर के कुछ स्टे कर देते हैं और उसके बाद में वो लौट करके वापस इंडिया के किसी पोर्ट पर आते हैं, तो वो जो वॉइस होगी वो आपकी एलिजिबल वॉइस नहीं मानी जाएगी, ध्यान रखना। और पॉइंट है कि अगर वो सेकंड वॉइस जो एलिजिबल होगी वो किसी भी पोर्ट आउटसाइड इंडिया के किसी पोर्ट से स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है और इंडिया के किसी पोर्ट पर आती है। यानी कि अगर इंडिया के बाहर किसी पोर्ट से स्टार्ट होना चाहिए और वो इंडिया में किसी पोर्ट पर आनी चाहिए, तब वो जो वॉइस होगी वो एलिजिबल वॉइस होगी। और अगर एलिजिबल वॉइस में का वो क्रू मेंबर है अगर वो इंडिविजुअल, तो फिर उसका हमको कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ साइनिंग ऑफ, इस पीरियड के बीच में जो उसका स्टे होगा उसको हम उसके इंडिया में स्टे के पीरियड से हटा देंगे और उसको काउंट नहीं करेंगे। ये एक जो एक्सेप्शन था उसका फर्स्ट पॉइंट। 2 एक्सेप्शन मैंने बताए थे, ये तो फर्स्ट है जिसमें 2 टाइप ऑफ पर्सन के लिए 60 डेज़ के पीरियड को हमने क्या किया है, बेसिक कंडीशन सेकंड में 60 डेज़ के पीरियड को हमने किया है 82 डेज़, यानी कि बेसिक कंडीशन सेकंड थी उसके 60 डेज़ का पीरियड था। इन एक्सेप्शंस के अंदर क्या होगा, वो पीरियड आपका हो जाएगा 182 डेज़ का, तभी वो। और ये पॉइंट ध्यान रखना, ये इंडिविजुअल के केस का है। हम बात कर रहे हैं अब जो सेकंड एक्सेप्शन है आपका सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं? वो पर्सन जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए और वो इंडिया से बाहर जा कर के बस गए, तो उस कंडीशन में वो जो पर्सन है वो उनको एक स्टेटस दिया गया है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी PIO। तो ऐसे पर्सन जब इंडिया विज़िट करते हैं, या सिटीजन ऑफ इंडिया होगा या PIO जो इंडिया विज़िट करते हैं, जिनकी फैमिलीज़ हो सकती है इंडिया में हो और वो इंडिया आउटसाइड इंडिया से इंडिया विज़िट करते हैं प्रीवियस ईयर में, और यहाँ पे जो क्राइटेरिया होगा उनका रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना, उसके लिए एक इन्होंने इनकम उसकी जो है टोटल इनकम का एक बीच में क्राइटेरिया डाला है, और वो क्राइटेरिया 15 लाख रुपीज़। लेकिन ये 15 लाख रुपीज़ कौन से इनकम होगी? वो इनकम होगी जो इनके फॉरेन सोर्सेज से नहीं होगी, यानी अदर देन फॉरेन सोर्सेज। अगर उनकी 15 लाख या उससे ज़्यादा की इनकम है तो दोनों के रेजिडेंशियल स्टेटस में डिफरेंस आ जाएगा। अगर वो सिटीज़न ऑफ इंडिया या PIO इंडिया आता है लेकिन उसकी 15 लाख की जो टोटल इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्सेज किस पॉइंट ऑफ व्यू से? जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो यानी कि उसकी जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम अगर 15 लाख से कम है, और वो जो इनकम होनी चाहिए वो कहाँ से होनी चाहिए? वो होनी चाहिए अदर देन फॉरेन सोर्सेज से, यानी कि वो इंडियन सोर्सेज से होनी चाहिए। उस केस में 15 लाख से अगर कम उसकी इनकम है प्रीवियस ईयर में, तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने के लिए हमको नंबर ऑफ स्टे इंडिया में उसका माना जाएगा 182 डेज तक। अगर वो इंडिया में रहेगा तो ही वो रेजिडेंट होगा, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट होगा। यहाँ पे ध्यान रखना कि 182 डेज़ होते ही कंडीशन 1 भी एप्लीकेबल हो जाती है, तो इसलिए आपको 365 डेज़ की कंडीशन को चेक करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज 15 लाख या उससे ज़्यादा है, फॉरेन सोर्सेज के
जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और डिफरेंस आएगा, वो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर बिजनेस, अगर वो किसी ऐसे बिजनेस से है, फॉरेन में है, लेकिन वो इंडिया से कंट्रोल होता है, या कोई ऐसी प्रोफेशनल से इनकम है जो प्रोफेशन कहाँ पे सेटअप है, वो इंडिया में सेटअप है, तो वो इंडिया में उस केस में वो फॉरेन सोर्स नहीं माना जाएगा, बल्कि वो इंडियन सोर्स ही माना जाएगा। यहाँ पर 15 लाख से ज़्यादा अगर उसकी इनकम होती है प्रीवियस ईयर में, तो उस केस में उसका प्रीवियस ईयर में जो स्टे है वो 120 डेज से ज़्यादा है, तो वो क्या माना जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 120 डेज हो चुका है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर वो 365 डेज का क्राइटेरिया भी चेक करना पड़ेगा। 365 डेज इन प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर इनकम आपकी 15 लाख से कम है अदर देन फॉरेन सोर्सेज से, तो 182 डेज होते ही वो क्या माना जाएगा, इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, उस केस में 15 लाख से कम है, तब तो क्या होगा, आपका 182 डेज का क्राइटेरिया हिट होगा। और अगर 15 लाख से ज़्यादा है तो 120 डेज तो प्रीवियस ईयर में आपको करना पड़ेगा, ये 60 डेज की जगह आ जाएगा। 120 डेज प्रीवियस ईयर में, और उससे प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तब ही वो क्या माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेंगे